हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को मैंने इतना विस्तार पूर्वक समझाया है, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में एक ही बार में छप जाएंगे और इन्हीं 30 प्रश्नों को मैं विस्तार पूर्वक करते हुए एक एक पॉइंट समझाते हुए इन 30 क्वेश्चनों से ही आपको मैं इसी वीडियो में 60 से 70 क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक एकदम सरलता से समझा दूंगा कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो दोस्तों, इसमें देखेंगे परमाणु में पहले हम लोग देखेंगे कि परमाणु में क्या क्या होता है। तो परमाणु में जो दोस्त होता है वो इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन परमाणु में फोटॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो दोस्तों, यह जो फोटॉन हो गया, यह परमाणु का भाग नहीं होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कि यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों, ये जे जे थॉमसन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कौन की थी? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की बात की जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड 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 हम लोग यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन जो है दिया हुआ, ये रदरफोर्ड का ही है। किसका दिया हुआ है? ये रदरफोर्ड का है। तो परीक्षा में हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं भाई, सर गोल्डस्टीन बताए थे, यहाँ तो वो रदरफोर्ड दिया हुआ है। तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड जो भी दिया हुआ है, आपको वो सही मार लेना है। ठीक। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह दोस्त, यह जेम्स जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो अब हम लोग देख लें कि इन तीनों पर कौन कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो कितना इस पर आवेश होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर अगर पूछ दे कि कितना आवेश होता है, तो यह दोस्तों -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो है, इस पर आवेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक इसी तरह प्रोटॉन जो है, यह धनावेशित होता है, इस पर धन आवेश होता है। तो इसका पहले जुड़ जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो दोनों को याद करने में हम लोग को विशेष दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन में ये माइनस सिंबल पहले जुट जाएगा और प्रोटॉन में प्लस सिंबल पहले जुट जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक, देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रॉन जो दोस्तों होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। किस पर? न्यूट्रॉन पर। तो अब परीक्षा की दृष्टि से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये फोटोन को भी देख लीजिए कि फोटोन क्या कहलाता है। तो फोटोन दोस्तों एक छोटा सा कण होता है। क्या होता है? यह एक छोटा कण है। कैसा कण है यह दोस्तों? यह विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग इसमें होता है। ये एक छोटा कण है जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगे होती हैं। किसमें? फोटोन में। ठीक, तो ये फोटोन होता है, यह एक छोटा सा कण होता है। अब
कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। कभी कभी पूछ लेता है यहीं पर पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो उसको भी हम लोग यहीं पर देख लें, ताकि जितना भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो टुकड़ा है यहीं पर साफ हो जाए। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, इसको एडरसन ने खोज की थी। किसने? एडरसन ने इसकी खोज की थी, किसकी? पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन की खोज भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एक जो होता है मेसोन, मेसोन पूछ लिया जाता है कि मेसोन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों मेसोन की जो खोज है वो युकावा ने की थी। कौन, किसने की थी? युकावा। युकावा, यह एक जापानी वैज्ञानिक थे। कौन? युकावा। इसी के खोज के लिए इनको, मेसोन की खोज के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मेसोन की खोज के लिए ही इनको मिला है। ठीक है, तो कौन, किसको? युकावा को। तो देखिए यही पहला क्वेश्चन से ही हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच, छह। तो छह क्वेश्चन तो हम लोग पहला ही क्वेश्चन से कर लिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपको मैं बिल्कुल इसी वीडियो से आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है ऐसे मैं बिल्कुल सरलता पूर्वक एकदम ऐसे विस्तार से समझा दूंगा कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर जाएगा। इसके ग्लोबल जो क्लासेस जो है आपको सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है, और इसी तरह का टॉप क्लास का जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या जो है ये किसका योग है दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे, तो ये नाभिक में स्थित जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने होते हैं इसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर बात की जाए तो द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए से डिनोट या निरूपित करते हैं। पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि किससे निरूपित करते हैं। तो अब तो हम लोग द्रव्यमान संख्या देख लिए। तो जब द्रव्यमान संख्या देख लिए दोस्त, तो अब हम लोग परमाणु संख्या को भी यहीं पर देख लें कि परमाणु संख्या क्या कहलाती है। परमाणु संख्या क्या कहलाती है, यह क्या होता है दोस्त, यह किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या बतलाता है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, वही परमाणु संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? नाभिक में स्थित, नाभिक में स्थित प्रोटॉन, यानी कि नाभिक में स्थित जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी के बराबर होती है। नाभिक में स्थित जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही परमाणु संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? वही परमाणु संख्या हो जाता है। और इसे जो है हम लोग, इसे हम लोग जेड से निरूपित करते हैं। कैपिटल में जेड से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? जेड से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत किसका कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। तो दोस्तों यह हुंड का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? यह हुंड का नियम है। किसका नियम है? यह हुंड का नियम है। तो अब हम लोग यहाँ पर दो तीन जो ये दिए हुए हैं इसके बारे में भी देख लें। दो तीन जो नियम है, जैसे पौली का नियम हो गया। ये पौली का नियम क्या कहता है, दो समान fermion एक ही समय में एक समान क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। यही पौली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है। यानी कि दो समान fermion एक ही समय में, एक ही समय में एक समान
एक समान क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये किसका नियम हो गया? ये पॉली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लिए कि दो समान ये फर्मियोन एक ही समय में एक समान क्वांटम स्टेट में, ये एक समान क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अफबाउ का सिद्धांत देख लें हम लोग थोड़ा सा। अफबाउ का सिद्धांत क्या कहता है? तो अफबाउ का सिद्धांत कहता है कि किसी कक्षा या सेल तथा किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उच्च ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते ऊर्जा क्रम में एक एक करके होता है। क्या होता है? एक एक करके, एक एक करके होता है। क्या हो जाएगा? किसी कक्षा तथा उप कक्षा, यानी कि ये जो कक्षा जो है इसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल भी कहते हैं। उप कक्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? यह ऑर्बिटल कहते हैं। तो किसी सेल तथा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में एक एक करके होता है, यही अफबाउ का नियम कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है। तो अफबाउ का नियम भी हम लोग देख लिए। अब थोड़ा हम लोग हाइजेनबर्ग का नियम देख ले, यहीं पर देख ले इनको भी, क्योंकि ये तीनों जो नियम है काफी रसायन विज्ञान में काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइजेनबर्ग का नियम क्या कहलाता है कि किसी भी गतिमान कण की जो स्थिति और संवेग जो होता है वो दोनों को एक साथ एक्यूरेट हम लोग कभी नहीं निकाल सकते हैं। क्या होता है? इसको हम लिख दे रहे हैं। किसी गतिमान कण की स्थिति, किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है, एकदम ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है। दोस्तों ये तीनों नियम, जो चारों नियम आपको बता दिए, काफी ही महत्वपूर्ण है। हुंड का नियम तो हम लोगों ने देख लिया, ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी देख लिया कि दो समान फर्मियोन एक ही समय में एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। ये हो गया हाइजेनबर्ग का हो गया, ये हाइजेनबर्ग का हो गया, ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हो गया। ठीक है। इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है। मतलब ये हो गया कि अगर उसकी स्थिति को मापेंगे तो संवेग में उतना ही त्रुटि हो जाएगा जितना सटीक हम लोग स्थिति को नापेंगे, या अगर संवेग को हम लोग मापेंगे सही से तो उसकी स्थिति भी उतनी हम लोग एग्जैक्ट तरीके से नहीं माप सकते हैं। और यहाँ पर अफबाऊ प्रिंसिपल हो गया, ये अफबाऊ का सिद्धांत हो गया। ठीक है। ये अफबाऊ का सिद्धांत हो गया कि किसी सेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में एक एक करके होता है, यह अफबाऊ का सिद्धांत हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चारों नियम को हम लोगों ने कितने आसानी से देख लिया। और इसी तरह आपको मैं बिल्कुल ही रसायन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठिएगा तो बिल्कुल एकदम निडर होकर बैठिएगा और रसायन के प्रश्नों को आप ऐसे ही धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो ऐसी चीज के लिए आप लोग हमारा जो चैनल है इसके ग्लोबल क्लासेज पर आप लोग बने रहें। और दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो सेंड करूं आपके पास पहले पहुंचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और चैनल को
सब्सक्राइब करने में और बेल बटन दबाने में दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये तो मैं मजाक के लिए बोल दे रहा हूँ। तो चैनल को ये जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था या किसने विकसित किया? यानी कि जो परमाणु संरचना का मॉडल जो है ये किसने विकसित किया दोस्तों? तो यह दोस्तों बोर और रदरफोर्ड जो दोनों हैं, ये परमाणु के संरचना का मॉडल इन्हीं दोनों के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन के अनुसार से हेनरी बेकेरल हो जाएगा। लेकिन ये हेनरी बेकेरल ने ही अकेले नहीं खोज की थी। दो और वैज्ञानिक जो थे जिनको रेडियोधर्मिता की खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था। तो वो दो और कौन कौन है दोस्तों? तो एक हो गई मेरी क्यूरी, मेरी और पेरी क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए थे। मेरी और पेरी क्यूरी जो हैं, इन लोगों को 1903 में, तीनों को संयुक्त रूप से 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए? नोबेल पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार इन लोगों को मिला। किनको? हेनरी बेकेरल को, मैरी और पेरी क्यूरी, यानी मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी जो हो गए, ठीक है। और हेनरी बेकेरल, इन तीनों को संयुक्त रूप से रेडियो धर्मिता की खोज के लिए इन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1903 में मिला था। तो देख लीजिए दोस्त, कहीं से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर घुमा कर पूछ ले, आपका कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, यानी बिल्कुल साफ साफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है दोस्त? तो यह हो जाती है दोस्तों, यह गामा किरणों की हो जाती है। यह किसकी हो जाती है? गामा किरणों की हो जाती है। अगर यहीं पर पूछ ले कि सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम जो होती है दोस्तों, यह अल्फा कण की होती है। उसके बाद दूसरा नंबर पर बीटा कण आ जाता है। तो और सबसे ज्यादा जो हो जाएगा, ये गामा किरण हो जाएगा। इसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम अल्फा किरण, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद गामा किरण सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? यानी पूछ रहा है कि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं, वो अंतिम रूप में किस रूप में बदल जाते हैं? तो पहले रेडियो सक्रिय पदार्थ को हम लोग देख लें कि ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सीजियम हो गया। तो ये सारे जो तत्व, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, कौन से? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और सीजियम। तो इन लोगों का अंतिम जो रूप होता है, ये अंतिम रूप से, जब रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं अंतिम रूप से बदल कर ये क्या हो जाते हैं? तो ये सीसा में, लेड में परिवर्तन हो जाते हैं। किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? सीसा में परिवर्तन हो जाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा अगर डिफिनीशन की बात करें, तो डिफिनीशन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि क्या हो जाता है इसका दोष। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनीकरण विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, और ऐसे पदार्थ अपने आप ही ऊर्जा फेंकते हैं, ऐसे ही पदार्थ को दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। यानी कि नाभिक से आयरन विकिरण जो है अपने आप निकलता है, नाभिक से आयनिक विकिरण जो है खुद से निकलता है, अपने आप ऊर्जा फेंकता है, अपने अपने आप ऊर्जा फेंकता है, ठीक है।
हैं? तो अपने आप ऊर्जा ही निकालते हैं ये लोग। कौन सा पदार्थ? रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो उन पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और ये आयनिक विकिरण का मतलब क्या हो गया, इसको भी देख लें। तो आयनिक विकिरण मतलब क्या हो गया? तो ये जो अल्फा बीटा और गामा कण जो होते हैं, अल्फा बीटा और गामा और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ये जो आयनिक विकिरण जो है, ये अल्फा बीटा और गामा, ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, इन्हीं तीनों चारों के रूप में आयनिक विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकते रहते हैं। और काफी उच्च मात्रा में ऊर्जा ये लोग फेंकते हैं। ठीक है, यानी कि उत्सर्जित करते हैं, फेंकते हैं या उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ दोस्तों, यह भारी पानी यानी कि D2O इसको कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है इसको, D2O कहा जाता है। D2O ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। भारी जल या भारी पानी, ये दोनों इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मंदक और प्रशीतक के रूप में, दोनों के रूप में काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं दोस्तों? तो यह विखंडन से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यह विखंडन से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी गति को धीमा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को गति को धीमा कर देते हैं। कौन? ये विमंदक या प्रशीतक। ठीक है, तो यह D2O। और इसी से कोई भी, अगर हम लोग रेडियो रिएक्टर की बात करते हैं, तो रिएक्टर में जो क्रिया होती है, इसी से नियंत्रित होती है, D2O से। ठीक है, क्योंकि यह विखंडन के दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी गति को धीमा कर देता है और प्रक्रिया को एकदम बैलेंस रूप में रखता है। ये नहीं होता है कि अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो अनियंत्रित से नियंत्रित करने के लिए इन लोगों का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्त? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो यह एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हाइड्रोजन बम जो होता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्त? तो यह जो होता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन बम देख लिए, तो एक और क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है, वह हो गया परमाणु बम। तो परमाणु बम की खोज जो है, किसने की थी? तो यही जो ऑप्शन में जे रॉबर्ट ओपनहीमर जो दिया हुआ है, इन्हीं ने परमाणु बम की खोज की थी। जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा जो है, ये नाभिकीय और ये परमाणु बम का खोज किया गया था, जो कि यह किस पर काम करता है? यह नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो दोस्तों, ये दोनों बम जो है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम देख लिए हम लोग एडवर्ड टेलर के द्वारा नाभिकीय संलयन पर काम करता है। परमाणु बम जो है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। खोज जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा किया गया। तो दोनों भी, दोनों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ले ली। और देखिए दोस्तों, इस तरह देख लेने से होता क्या है कि परीक्षा में आपको कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। और यही एसके ग्लोबल क्लासेस का मेन मोटो, मेन उद्देश्य है, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना रह सके। तो दोस्तों, आप लोग मेरे जो कमेंट बॉक्स में है, आप लोग इस क्लास के बारे में जरूर लिखें। आप लोग, होता क्या है कि मैं तो वीडियो काफी मेहनत से अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम ही करते हैं, और कमेंट तो बिल्कुल ना मात्रा के बराबर करते हैं। कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो इस वीडियो में आप लोगों को नहीं समझ में आया या किसी चीज की जरूरत हो इस वीडियो में,
तो वो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, उसको भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, और मैं इधर से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम टॉप क्लास का कंटेंट देते रहूंगा, जो बिल्कुल परीक्षा में जो छपने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको मैं विस्तृत रूप से इसी तरह समझाते रहूंगा। और यही इसके ग्लोबल क्लासेज का मेन मोटो और उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त कैंसर जो है दोस्तों, इसको नियंत्रित करने के लिए इसको नियंत्रित करने के लिए जो उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है दोस्तों, यह हो जाता है कोबाल्ट 60 जो है। कोबाल्ट 60 वो आइसोटोप है जिससे रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। तो कौन से वैसे ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो? तो ऐसे जो हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन बराबर, यानी कि समन्यूट्रॉनिक हो गया। तो यहाँ पर और दो तीन जो चीज दिए हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। एक समस्थानिक दिया हुआ है, समभारित दिया हुआ है, सम इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। तो समस्थानिक की बात जहां तक हम लोग करेंगे, तो यह एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है। किसमें? समस्थानिक में। तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, कि जो तो एक ही तत्व के परमाणु जो है, जिसकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होता है, वह समस्थानिक कहलाता है। अब हम लोग समभारित को भी थोड़ा सा देख लें कि समभारित किसे कहते हैं। तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु संख्या, लेकिन अलग परमाणु संख्या, अलग परमाणु संख्या। किसका? समभारित का। सम इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां तक बात है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर जो आवेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है। आवेश जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। किसमें? सम इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये चारों चीजों को देखिए, हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। सम न्यूट्रॉनिक का तो हम लोग इसका आंसर हो गया। समस्थानिक देख लिए कि परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। समभारित होता है क्या, कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या। ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो गया, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। इस पर, किस पर? सम इलेक्ट्रॉनिक पर। तो इस चीजों को भी हम लोग समझ लिए, और आशा करते हैं कि ये जो बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। कौन सा इस टाइप का समानता रखता है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, कौन समानता रखता है, तो यह अक्रिय गैस जो है, ये इस टाइप की समानता रखता है, अक्रिय गैसों की समानता रखता है। कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों अक्रिय गैस में हो जाता है हीलियम, हो जाता है नियोन, हो जाता है आर्गन, हो जाता है। ठीक है, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टॉन हो जाता है।
जेनॉन हो जाता है। ठीक है। और ये जो है, ये जेनॉन हो गया, और एक शायद, हाँ, एक रेडॉन हो जाता है। तो ये जितने भी हैं ये अक्रिय गैस कहलाते हैं। हीलियम हो गए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सारे जो हैं अक्रिय गैस कहलाते हैं। ठीक है। तो अक्रिय गैस एक्चुअली होते क्या हैं? अगर हम लोग बात करें अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। तो ये अक्रिय गैस क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं दोस्त, साधारणतः यह रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? ये साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और ये जो सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये सदा जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाते हैं अक्रिय गैस। एक क्वेश्चन परीक्षा में और पूछता है कि जो बिजली का बल्ब जो पहले आता था शीशा वाला बल्ब, ये बिजली बल्ब जो होता है, बिजली बल्ब में पूछ लेता है कि बिजली के बल्बों में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है या क्या अंदर रहता है जिसके चलते फिलामेंट उसका जो है नहीं टूटता है। तो ये बिजली के बल्ब में ये आर्गन नामक जो है, ऑर्गन नामक जो है अक्रिय गैस भरा जाता है, जिससे उसका फिलामेंट जो होता है वो नहीं टूटता है। तो बिजली के बल्ब में भी ये अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। और अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है बिजली बल्ब में? तो वो आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट होता है धनायन कब बनता है? जब, यानी कि धनायन कब कहलाता है? तो कोई जब कोई तत्व जो है, या जब कोई तत्व जो अपना परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, तो वह धनायन का कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन खोने की जो प्रवृत्ति होती है वो धनायन कहला जाएगी। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ए में है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस चीज को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, यह ऋणायन कहला जाती है। क्या कहला जाती है? ये ऋणायन कहला जाती है। और यह धनायन हो जाता है, यह धनायन हो जाता है। अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है। यह धनायन हो गया। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली जो बात हो गई वो ऋणायन हो गई। तो इसको दोनों चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात ऑक्सीकरण अवकरण वाली जो बात आ गई यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों, यह ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह ऑक्सीकरण कहलाती है। तो अगर डिफिनीशन पूछे, तो डिफिनीशन के अगर अनुसार हम लोग ऑक्सीकरण को देखें, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। क्या होता है? धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश जो है कम हो जाता है। किसमें? ऑक्सीकरण में। वही यहाँ पर अवकरण की अगर हम लोग बात करें, तो अवकरण जो होता है, इसमें क्या हो जाता है कि धन आवेश कम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? अवकरण में धन आवेश घट जाता है, यानी कि उसमें बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है। यहाँ पर घट जाता है, या ऋण आवेश जो है, ये ऋण आवेश जो है, ऋण आवेश जो है वो बढ़ जाता है। तो दोनों ऑक्सीकरण अवकरण को भी हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीकरण क्या होती है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिनके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है, या यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये किसी आयन पर, किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है, उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये किसी आयन पर अगर धन आवेश, किसी आयन पर धन आवेश घट जाता है या ऋण आवेश की बढ़ोतरी हो जाती है,
वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह अवकरण कहलाता है। तो हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवकरण को दोनों को भी यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से इस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो यह दोस्त, यह तत्व जो हो जाता है, यह फ्लोरीन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फ्लोरीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है दोस्तों, ये 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये 10 के पावर माइनस 10 मीटर जो है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ त्रिज्या का तो देख लिए, तो परमाणु का जो नाभिक का आकार है दोस्तों, यह 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। क्या होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका ही यही है कि जिस क्वेश्चन से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं वहीं पर क्लियर करा दूं, ताकि आप लोगों के बीच कोई डाउट न रहे। इसीलिए मैं क्वेश्चन तो 30 लेकर आता हूँ, लेकिन आपको उसी क्वेश्चन से 60 से 70 क्वेश्चन में करा कर जाता हूँ और आपके बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा कर जाता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17 नंबर, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। दोस्तों ये पीएच मूल्यांक जो है क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की जो मूल्यांक है, यही पीएच मूल्यांक दर्शाता है। तो आइए थोड़ा सा पीएच मूल्यांक के बारे में विस्तृत रूप से जान ले कि ये आखिर में है क्या। तो पहले तो पीएच जो है, पीएच को हम लोग क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, इसको पीएच का जो फुल फॉर्म हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो यह पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसकी जो खोज जो है, एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो है, सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक जो है, ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो है, इसकी खोज की थी, किसकी? पीएच स्केल की। ये पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन की। और इसका जो मेन काम होता है, घोल को अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में तय करना जो होता है, वह पीएच स्केल से होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, तो अभी ये पूछ लिया जाता है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, बैंक हो या कहीं से भी, बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि ये पीएच स्केल जो होता है उसमें कितना तक मान लिखा रहता है, पीएच स्केल में कितना मान लिखा रहता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक उसमें स्केलिंग की रहती है। जैसे हम लोग जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं, तो उसमें 15 तक लिखा रहता है। तो उसी तरह ये पूछ रहा है कि पीएच स्केल में कितना मान होता है दोस्तों। तो पीएच स्केल में जो मान होता है दोस्तों, वो 0 से 14 के बीच संख्या लिखी रहती है। 0 से 14 के बीच संख्या लिखी रहती है, ठीक है। और ये संख्या क्या डिनोट करता है? तो सपोज कीजिए ये 0 से 14 के बीच में हो गया, तो यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इतना जो है पीएच स्केल पर जो है रीडिंग लिखी रहती है। तो अब हम लोग देख लें यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो 7 को हम लोग मिडिल मान लें, यानी कि जिस बिलियन का जो पीएच जो है, पीएच बराबर हो जाएगा 7 के, वह जो बिलियन होगा, यानी कि वह जो घोल होगा, वह क्या होगा दोस्तों? वह घोल जो होगा, वह विलयन जो होता है या घोल होता है, वह उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। लेकिन 7 से, ये 0 से अगर 6 के बीच में, यानी 7 से जैसे ही कम होता है, वह जो विलयन हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? वह 7 से अधिक जो हो जाता, 7 से जो कम हो जाता है, वह हो जाता है अम्लीय हो जाता है।
क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 से अधिक यानी 8 से 14 के बीच में जो होता है, इधर जो हो जाता है, यह क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यह क्षारीय हो जाता है। यानी कि जिस घोल का या विलयन का पीएच 7 होगा, वह घोल उदासीन होगा। 7 से कम होगा जिसका ये पीएच मान जिसका 7 से कम होगा, वह घोल हो जाएगा अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, वह हो जाएगा क्षारीय। यानी कि ये 7 से अधिक वाले जो हो गए, वो क्षारीय कहलाएंगे पीएच वाले। 7 से कम वाले पीएच वाले अम्लीय कहलाएंगे। 7 वाले जो हैं वो पीएच जो होगा वह उदासीन कहलाएगा। तो दोस्तों देखें हम लोग कितना आसानी से ये पूरे पीएच स्केल के बारे में अच्छे से समझ लिए। तो यही पीएच स्केल का जो है यह विस्तृत रूप में व्याख्या है कि अब यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि छूट पाएगा पीएच स्केल से अगर पूछे तो नहीं। मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आपसे बिल्कुल पीएच स्केल से क्वेश्चन छूटे जाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं छूटे जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा? तो पहला देखा कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। खोज किसने की? सोरेनसन ने की। पीएच स्केल पर कितना मान लिखा रहता है दोस्त? तो यह 0 से 14 के बीच में संख्या लिखी रहती है। और 0 से 14 की जो 7 से कम हो गया वो अम्लीय, 7 से ज्यादा हो गया वो क्षारीय, और 7 वाला जो हो गया उदासीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर अम्ल क्षार, अम्लीय क्षारीय तो देख लिए। तो अब देखेंगे हम लोग कि लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो क्या कहलाता है दोस्त? तो जो जो घोल या विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? वह क्षार कहलाता है। और क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, हम लोगों ने अभी देख लिया। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह क्षार कहलाता है। ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, वो क्या कहलाता है तो नीला लिटमस को जब लाल कर दे तो यह अम्ल कहलाता है। और पीछे हम लोग क्या देखे कि लाल लिटमस को जो लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। यहाँ पर नीला लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो यही अम्ल और क्षार के बारे में विस्तृत व्याख्या हो गई। अब आप लोग आशा करते हैं कि अम्ल और क्षार में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो दोस्त यह नियम किसका है? तो यह एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक जो हैं रसायन विज्ञान के, ये जो हैं बॉयल्स का नियम है। किसका नियम है? यह बॉयल का नियम है। और इसी में एक आते हैं चार्ल्स महोदय जो आ जाते हैं, तो इनका भी नियम काफी फेमस है। चार्ल्स का नियम जो है, तो उसको भी हम लोग देख लें। तो इसका जो नियम होता है दोस्तों, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन जो होता है सीधे गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि इसको देख लें हम लोग, स्थिर दाब पर स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होता है, गैस का आयतन सीधे गैस के पूर्ण तापमान यानी कि उसके टोटल टेम्परेचर के समानुपाती होता है। के समानुपाती समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का जो ये वॉल्यूम होता है वो सीधे उसके टोटल टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, यही ये कारण है दोस्तों जिसके चलते तापमान में अगर वृद्धि हम लोग करते हैं तो गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि तापमान में वृद्धि होगी तो गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, गैस की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये सब जितने नियम है जो है ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। और बॉयल्स का नियम तो हम लोग देख ही लिए क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये चार्ल्स का नियम भी आप लोग दोस्त याद कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा जो उद्देश्य है आपको कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको परीक्षा में न रह जाए, मैं बार बार यही कहता हूँ
कि आपको कोई कंफ्यूजन परीक्षा में नहीं रह जाएगा, यह इसके ग्लोबल क्लासेस का उद्देश्य है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो दोस्त हम लोग देखते होंगे कि अगर कोई सेंट उंट का जो डिब्बा जो है उसका ढक्कन खोल देंगे हम लोग किसी कमरा में, तो उसके चार भाग में वह फैल जाती है। तो ऐसा घटना जो है ये किस कारण होता है दोस्तों? तो यह जो घटना होता है वह विसरण जो होता है, यह विसरण जो होता है, विसरण के कारण ही पूरे कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 22, परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा में हो। उसका प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उठाकर देखिए परम शून्य ताप से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, यानी कि इस तापमान से जो परम शून्य ताप से अब नीचे कोई तापमान नहीं होगा, यानी कि परम शून्य परम शून्य ताप जो है इसे कोई ताप नीचे अब नहीं हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। तो वह जो तापमान है वह परम शून्य तापमान कहलाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि परम शून्य तापमान क्या कहा, उसका मतलब मान कितना होता है दोस्तों? तो यह जो होता है यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यह परम शून्य ताप कहलाता है। यानी कि इस ताप से जो है अब नीचे इससे न्यूनतम संभव तापमान नहीं है, किससे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23, किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? तो यह जो होता है दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। यानी कि गैस को अगर दबाएंगे या संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है दोनों बढ़ेगा। क्या होगा? उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है दोनों बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक क्रिया के वेग को क्या करता है दोस्त? तो उत्प्रेरक जो है वो ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को दोस्तों यह परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि अभिक्रिया की जो गति है वह बढ़ जाती है। जो कैटालिस्ट जो है ये उत्प्रेरक जो है इससे क्या होता है कि अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? अभिक्रिया की जो गति है, अभिक्रिया की गति जो है यह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। किससे? उत्प्रेरक से। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है या बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 25, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि। तो दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है और यह हैबर विधि के बारे में दे दिया जाता है कि अमोनियम उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन होती है? तो दोस्तों ये हैबर विधि से जो है अमोनिया हम लोग उत्पादन जो करते हैं उसमें उत्प्रेरक का जो है, अभी जो हम लोग उत्प्रेरक की बात कर रहे थे, किसका प्रयोग करते हैं अमोनिया के उत्पादन में? जो हैबर विधि से जो अमोनिया उत्पादन होता है उसमें दोस्तों जो उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं यह मोलिबेडनम जो हो गया, यह मोलिबेडनम का हम लोग प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। किसमें? अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? यानी कि ये पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण प्राप्त होता है लाल तप्त कोक पर जब हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो वह कौन सा गैस कहलाता है दोस्त? तो यह जो गैस कहलाता है दोस्तों यह जल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। ठीक है। तो अब देखिए इसी के नीचे प्रोड्यूसर गैस है, इसको भी देख लें। तो प्रोड्यूसर जो गैस होता है
इसमें क्या होता है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। जिस तरह यह हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर ये जल गैस बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ये नाइट्रोजन का मिक्सर होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है। बायोगैस के बारे में हम लोग देख लें, तो बायोगैस क्या-क्या होता है दोस्तों? तो बायोगैस में हम लोग देख लेंगे, इसमें तो पहले मीथेन होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ मात्रा में जो है, कुछ मात्रा में जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी रहते हैं, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी किसमें रहते हैं? बायोगैस में रहते हैं, ठीक है? तो इसमें मुख्यतः मीथेन होता है, तो मीथेन की अगर परसेंटेज की बात की जाए, तो यह 55 से 75% तक मीथेन रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 से 50% तक रहता है, किसमें? बायोगैस में। और नाइट्रोजन ये जो है बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है बायोगैस में। अब यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर ऊपर कोल गैस। कोल गैस के बारे में भी देख लेंगे कि कोल गैस क्या-क्या होता है दोस्तों। तो कोल गैस जो होता है यह मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, ये तीनों का जो मिक्सर जो है यह कोल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो मिक्सर, जो ये तीनों का मिश्रण जो होता है वह कोल गैस कहलाता है। जल गैस हम लोग देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था। प्रोड्यूसर गैस भी हम लोगों ने देख लिया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो है मिक्सर जो हो गया, ये प्रोड्यूसर गैस हो गया। बायोगैस हो गया, तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मिक्सर हो जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल इंफॉर्मेटिव रूप में पढ़ाई जाती है, आपको समझाई जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और लाइक करने में और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कोई विशेष उसमें एनर्जी की जो हानि होती है वो नहीं होती है, इसलिए आप लोग उसको कर लें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं कोई, तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो यह जो आधुनिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये तीसों 30 जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी में जो क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड होता है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये जो 30 क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो 30 टॉप 30 की जो ये 30 करके मैं आपको 500 क्वेश्चन में रसायन विज्ञान से कराऊंगा। और ये 500 रसायन विज्ञान का क्वेश्चन कर लेने के बाद से आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये इसके ग्लोबल क्लासेस का दावा है, ठीक है? तो आधुनिक आवर्त नियम जो है, इसका प्रतिपादन जो है दोस्तों, यह मोसले ने किया था। किसने किया था? यह मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह जो है, आवर्त सारणी की जो शून्य समूह है, उसमें रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो यही जो तत्व है जो दोस्तों, यह निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। इसी को हम लोग नोबेल गैस वाली श्रेणी भी बोलते हैं, नोबेल गैस। इसी को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसको जो जीरो जीरो समूह में रखे गए हैं, शून्य समूह में रखे गए हैं, ठीक है? तो अभी कुछ देर पहले हम एक क्वेश्चन में आपको बताए थे कि ये सब कौन कौन सी गैसें हैं दोस्तों। तो यह हो गई हीलियम, हो गई, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, हीलियम हो गई, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, अच्छे से मैं लिख दूं जीनॉन को, जीनॉन हो गया,
जीनॉन हो गया और यह रेडॉन हो गया। ठीक है। हीलियम को हम लोग देख लें, इसको भी हीलियम को एच से डिनोट करते हैं। नियोन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एन से डिनोट करते हैं। आर्गन को ए आर से डिनोट करते हैं। क्रिप्टन को के आर से डिनोट करते हैं। जेनॉन को हम लोग एक्स ई से डिनोट करते हैं। और रेडॉन को आर एन से डिनोट करते हैं। तो ये भी देख लिया जाए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उसका संकेत किस रूप में हम लोग इसको निरूपित करते हैं। तो यह जीरो समूह में रखे गए तत्व को हम लोग निष्क्रिय तत्व, नोबेल गैस या अक्रिय गैस, ये कोई भी गैस कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखा। तो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, किस पर आधारित है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो है आधारित है परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। और परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसको हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन हम लोग शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो यह जो फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है हाइपो, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्त? तो इसी का रासायनिक नाम जो है, यह सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है दोस्तों? तो सोडियम थायोसल्फेट जो है, इसी का नाम है। किसका? हाइपो का रासायनिक नाम है। तो हाइपो का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम थायोसल्फेट हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये टॉप जो 30 की क्वेश्चन है, आज हम लोगों ने देख लिया। इससे मैं आप लोग देख लिए कि कितना क्वेश्चन करा लिया। मोर देन 60 प्लस क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट आप लोग को करा दिया। और ये जो सीरीज चल रही है, यह टॉप 500 की सीरीज चल रही है। यानी कि 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। और 30-30 के वीडियो में आपको लेकर, आपको पार्ट में आपको इसी चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। और आप लोग इसका पूर्ण रूपेण लाभ लेते रहिए। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अपने दोस्तों के पास तो बिल्कुल शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये क्वेश्चन का जो हम आपको दे रहे हैं, या क्वेश्चन का जो चयन कर रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले लेवल वाले क्वेश्चन हैं कि नहीं है, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। एकदम बिल्कुल परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आते हैं और बार बार रिपीट करके आते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये जो वीडियो पार्ट वन जो है, रसायन का पार्ट वन जो वीडियो है, इसको मैं समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।